हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं जिलेट इंडिया लिमिटेड के बारे में। और इसके हम बिजनेस को भी समझ लेंगे। वैसे बिजनेस को समझने के लिए बहुत कुछ है नहीं इस कंपनी के बारे में, क्योंकि इसका बिजनेस क्या है वो सभी लोगों को पता है। और लेकिन फिर भी हम इसके बिजनेस को समझेंगे, कुछ नई चीजें देखेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल्स को देखेंगे और फिर टेक्निकल चार्ट को देखेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर शेयर को क्यों चुना है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स और जो टेक्निकल चीजें बताने वाला हूं ना, ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। कोटक महिंद्रा बैंक के केस में भी मैंने सेम चीज एनालाइज करके बताई थी। आईसीआईसीआई बैंक के केस में भी मैंने सेम चीज को एनालाइज किया था। और उससे पहले भी काफी वीडियोस में मैंने सेम चीज को एनालाइज करके बताया था। तो इस बेस पर एनालाइज करके हमने जब भी आगे बढ़े हैं ना, तो उन सारे ही शेयर्स में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर याद दिला दूं कि जो कुछ भी मैं इसमें बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से है। कोई भी एक्शन लेने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर ले। और सेकंड, क्योंकि हम लोग अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एवरीडे 5 o'clock एक वीडियो लेकर आते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, आपके टाइमलाइन पर नजर आने लगता है और आप अपनी इन वीडियोस को देखकर अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक चीज देख लेते हैं कि जिलेट का बिजनेस क्या है। वैसे जिलेट का बिजनेस बताने के लिए हमें किसी को भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जिलेट एक ऐसा ब्रांड है कि पहले तो क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ ये मेंस के लिए होता था, लेकिन अभी सिर्फ ये मेन के लिए नहीं होता, ये विमेन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में जो पर्सनल अपने आप को अच्छे से ग्रूम करने की बात है ना, वो चाहे वो मैन है चाहे वो विमेन है, वो सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में जो 50% पॉपुलेशन है, दैट इज फीमेल, वो भी अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं। वो पहले से अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन जो रेजर एक ऐसी चीज होती थी जिसको थोड़ा सा डिफरेंट माना जाता था। लेकिन आज की डेट में अपनी स्किन को बेटर रखने के लिए जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इसीलिए इन्होंने जो बॉडी रेजर करके जो चीजें निकाली हुई हैं वो एडवर्टीजमेंट में डिफरेंट दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई में ये दोनों के लिए होता है, मैन और विमेन दोनों के लिए होता है। तो ये जो चीजें हैं ये इनमें एक्चुअल में कॉस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं आती बनाने में, लेकिन जब ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं तो इनमें अच्छी खासी इनकम होती है। और वो इनकम एक्चुअल में जो इनके प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात हम इसके फाइनेंशियल्स को जब देखेंगे तब करेंगे। पहले एक बात होती थी कि यार रेजर तो ये ठीक है लोग, लेकिन आजकल बॉयज ने बियर्ड रखनी शुरू कर दी है, तो उसका भी इन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया है। ये लोग अपने ट्रिमर के साथ आ गए हैं मार्केट में। तो जो पहले इनका मार्केट शेयर फिलिप्स के पास था या बाकी कंपनीज के पास था, ये अपना सारा का सारा वापस ले आएगा। मेरे पास पर्सनल लेवल पे भी मेरे फ्रेंड्स काफी कहते थे, यार जिलेट को लेकर तुम हमेशा से काफी अग्रेसिव रहते हो, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गई है। क्योंकि क्लीन शेव रखना अब उतना फैशन में नहीं रहा है और डिफरेंट स्टाइल्स भी लोग रखते हैं। तो इनके पास ट्रिमर नहीं है, तो ये ट्रिमर लेकर आ गए हैं। हमें पता है, देखो मुझे एक चीज का पता है कि जिन कंपनीज ने पिछले 100-150 साल तक अपनी जो लीडरशिप है, जो मार्केट लीडरशिप है, उसको बना के रखा है ना, वो इतने इनोवेटिव होते हैं कि कहीं से भी अपने प्रोडक्ट को, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो नए प्रोडक्ट्स लेकर आते रहेंगे। इनको बिजनेस करना आता है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो जहां तक बिजनेस की बात है, तो इस बिजनेस के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला। चाहे उन्होंने क्लीन शेव रखनी है, चाहे उन्होंने फैशन रखना है, बियर्ड डिफरेंट स्टाइल्स में रखना है, या फिर जिलेट स्किन गार्ड करके ये नए प्रोडक्ट्स ले आए हैं। तो अलग अलग नाम से अलग अलग चीजें लेकर आते रहते हैं और उनकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत ज्यादा होती है। और लेकिन सबने खरीदना होता है, क्योंकि ये एक फैशन सिंबल भी है अपने आप को अच्छा रखना। तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अब जहां तक फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल्स की बात करते हुए इसका जो स्टॉक पीई है वो 70 है। देखो, इस तरह की कंपनीज हमेशा हाई पीई पर ही चलती हैं, तो ऐसे में पीई को ध्यान में रखना मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं तो ये ध्यान में रखता हूं कि क्या 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है और लाइफ टाइम हाई पहुंचने में अभी कितनी गुंजाइश बाकी है, तो उसको चार्ट पर जब जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो 37.9% की आरओसीई है। मैं 30% के आरओसीई की बात करता हूं तो ये उससे काफी ऊपर है। तो इसमें ये चीज पास हो जाती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% है।
यानी कि प्रोमोटर्स को जो मैक्सिमम अलाउड जो लिमिट है सेबी की तरफ से 75%, तो प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास है, उन्होंने 75% मैक्सिमम हिस्सेदारी अपने पास रखी हुई है। और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है दैट इज 0 एंड प्लस जो परसेंटेज है प्रोमोटर्स का वो भी 0 है। तो ये काफी अच्छे फाइनेंशियल्स हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो मैं एक चीज हमेशा से पहले भी कहता हूं और ये चीज वही है जो इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रख के अगर काम करोगे तो हमेशा पैसे बनेंगे। वो है कि अगर कोई अच्छा ब्रांड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू अगर पोस्ट करता है तो उस शेयर का हाईएस्ट एवर लेवल पर जाना ऑलमोस्ट लाजमी है, वो पहुंचता ही पहुंचता है। तो यहां पर अगर हम देखें सितंबर 2020 में जो इनका रेवेन्यू है वो 516 करोड़ है और इससे पहले 10-12 क्वार्टर में 516 करोड़ का रेवेन्यू कभी नहीं आया, ये मैक्सिमम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अभी इन्होंने 132 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले सारे ही क्वार्टर में सबसे ज्यादा है। सिर्फ 146 करोड़ का यहां पर था मार्च 2019 में, लेकिन अभी जो यहां पर रेवेन्यू है वो भी सबसे ज्यादा है। और जो इनका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आया है 95 करोड़ का, जो पिछले 10-12 सारे क्वार्टर्स में मैक्सिमम है। तो हाईएस्ट एवर जब रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आए तो उसका सबसे ऊपर लेवल पर पहुंचना बिल्कुल ये जायज सी बात है कि इस तरह की कंपनीज हमेशा इसी तरह से नया लाइफ टाइम हाई बनाती हैं और रेडी रहती हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली की भी बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा बीच में यहां पर ग्रोथ नजर नहीं आई, लेकिन अभी दोबारा से जिस तरह से नए प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं धीरे धीरे, और जब कभी भी इनकी ग्रोथ अगर स्टेगनेंट हुई है ना तो इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव किया है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 394 करोड़ है पिछले 12 महीने का नेट में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हाईएस्ट एवर है पिछले 10-12 साल में। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 264 करोड़ है, ये 264 करोड़ भी हाईएस्ट एवर है पिछले 10-12 साल में। तो हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है, एंड हाईएस्ट एवर ही हमारा यहां पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू नहीं है लेकिन नेट प्रॉफिट है। और पिछले क्वार्टर का, पिछले 10-12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है एंड हाईएस्ट एवर ही नेट प्रॉफिट है। और अगर हम इसमें बात करें जो कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, यानी कि जो भी पैसा ये कमाते हैं वो बुक्स में कैश के रूप में आता है, वो अच्छा है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% लगातार मेंटेन्ड है। एफआईआई के पास 1.97% है, डीआईआई के पास 4.64% है। और एलआईसी ने एक अपना अलग से फंड ही बना दिया है पीएनजी ग्रुप का, जिसमें 5.22% हिस्सेदारी इन्होंने परचेज की है। ये अपने आप में एक मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि एक इतना बड़ा लेवल पर 5.2% की हिस्सेदारी सिंगल एक ही क्वार्टर में परचेज कर लेना और उसको यहां पर इस तरह से, ये बहुत ही विश्वास जताता है एक कंपनी के बारे में। तो ये भी एक अच्छा है, यानी कि 18% जो पब्लिक के पास हिस्सेदारी है उनमें से 3 और ये 4 और 5 और 5 10, यानी कि सिर्फ 8% ही रिटेलर्स के पास हैं, बाकी तो ये भी इनमें से 18 में से 10% तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब बात करते हैं, जब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में इन्होंने पोस्ट की है, तो इसका जो हाईएस्ट एवर लेवल था ना वो था 8,111 और अभी प्राइस चल रहा है 5636। तो मेरा मानना देखो बड़ा सिंपल सा है इस पर्टिकुलर केस में कि इसकी जो गुंजाइश है यहां से ऊपर तक जाने की वो है सीधा सीधा 44%। तो अगर ये 44% पहुंचने में एक साल भी लगता है ना तो भी 44% एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न है, कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जब इतनी सारी बातें कर रहा हूं तो साथ में एक बात जरूर कह रहा हूं बार बार कि अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना। मैं यहां पर आपको एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूं कि किसी भी कंपनी को किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए। अब इसमें जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चार्ट में वो ये है कि ये लगभग इस लेवल पर बार बार आती है कंपनी, और उसके बाद में जब भी इसने लो बनाया है ना, जो वो हायर लो बनाया, तो सबसे पहले इसने यहां पर ये लो बनाया, उसके बाद में नेक्स्ट लो बना वो पिछले लो से हाई था, फिर उसके बाद में एक और लो बना वो पिछले लो से हाई था, फिर एक और लो इसने बनाया ये भी पिछले लो से हाई था, और फिर इसने जो लो बनाया ये भी पिछले लो से हाई था, और अभी ये सेम रेसिस्टेंस से यहां से क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस करके अगर निकलेगा ना,
जो कि इसके हाईएस्ट एवर जो इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, ये इसको बहुत बूस्ट करेंगे, इसको लाइफ टाइम हाई तक ले जाने में। तो यहां से 44% की ग्रोथ नजर आती है। और जब भी कोई शेयर एक ही लेवल पर बार बार रेसिस्ट करता है और लगातार हायर लो बनाता है ना, उसका ऊपर जाना बिल्कुल सेम तरीके से होता है। मैं अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट दिखाऊं तो सेम चार्ट मैंने एनालाइज किया था और वहां पर भी सेम चीज हुई थी और उसने लाइफ टाइम हाई बना भी दिया। तो सेम चीजें यहां पर थी कि ये सेम ही इसी तरीके से इस लेवल पर यहां पर आकर रेसिस्ट करता था। और ये कोटक महिंद्रा का बैंक का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। इसने ये लो बनाया था, फिर उसके बाद में इसने थोड़ा सा हायर लो बनाया, फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट लो बनाया था, वो पिछली बार से हाई था, फिर उसके बाद में सेम हाई लो बनाया था इसने, फिर सेम हाई लो बना था, सेम यहां पर था। और उसके बाद जब ये लाइफ इस रेसिस्टेंस लेवल से निकला तो उसके बाद में इसको लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने में कुछ भी टाइम नहीं लगा, ये रॉकेट की तरह से निकल गया। तो सेम चीज यहां पर जिलेट में बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि जब रिजल्ट सुपर हो और इस तरह के हायर लोज बन रहे हो, सेम लेवल पर रेसिस्टेंस हो, ग्रेट कंपनी हो, तो यहां से 8000 का मेरा टारगेट है, मैं इसको बाय कर रहा हूं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके बाय कर लेना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अगर दोस्तों को प्यार करते हो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। नुकसान बहुत खाए हैं, अच्छा टाइम है यार, मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज इतने सस्ते प्राइस पर हैं, उन्होंने अपनी हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस फिर से दिखानी शुरू कर दी है। और अगर इस तरह के शेयर्स को अभी परचेज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब बढ़ जाएगा उसके बाद। तो कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इस तरह की सारी ही कंपनीज निकल गई। अभी जहां जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं वहां तो हम गेन कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। कल फिर मिलेंगे 5 बजे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com. Have a nice evening. Have a nice trading. Thank you so much.